वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज और मेरा नाम है सन्नी राठौर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं इससे पहले वाले भी 2 पार्ट डाल चुका हूं और ये मेरी वीडियो का तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली पार्ट्स नहीं देखे, पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जाइए जाकर के उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग उन वाली वीडियोस को नहीं देखते तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो इसलिए इस वाली वीडियो को देखने से पहले उनको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं। तो भाई इसमें टॉपिक दे रखा है आयु संरचना। भाई आयु आयु का मतलब क्या होता है? भाई आयु का मतलब वर्ष होता है, ये तो सभी को पता है। उम्र होता है, ये तो सभी को ही पता है। और संरचना संरचना का मतलब होता है, संरचना का भाई मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट, कैसी बनावट है। ठीक है भाई, तो चलिए जो आयु है, कितनी आयु के बच्चों को क्या कहा जाता है, यानी कि किसी की कितनी उम्र है तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है भाई, तो देखिए भाई इसमें तो देखिए 15 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? बच्चे कहा जाता है। भाई जिस किसी की भी आयु जो है वो 15 वर्ष से कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बच्चे। क्या बोलते हैं उसको? बच्चे बोलते हैं। ठीक है भाई, और 15 से 59, अगर 15 से 59 यानी कि एक कम है पूरे 60 होने में, है ना भाई। अगर आप लोगों को पता हो कि जितने भी जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी के, वो सारे के सारे जब भी रिटायर होते हैं तो 60 की ही एज पर होते हैं, है ना भाई, ये तो सभी को पता है। तो फिर भाई जिस किसी की भी उम्र जो है 59 से कम है लेकिन 15 से अधिक है, वो सारे के सारे कौन होते हैं? वो सारे के सारे जवान होते हैं। जवान यानी कि यंग होते हैं। और यही यानी कि इस उम्र वाले सारे के सारे जो लोग होते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, ये जो होती है ना, इसी को तो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यही होता है। ऐसा क्यों कहा गया? अगर आप लोगों को पता हो कि भाई हमारे जो पूरा पूरा जो शरीर है, इसकी जो बनावट होती है ये इस बैकबोन पर ही निर्भर रहती है। यानी कि अगर ये हड्डी नहीं हो तो हम कहीं ना कहीं, हमारी जो पसलियां हैं ये टूट सकती हैं, हम चल नहीं पाएंगे, हम ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर ये हमारी बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो, है ना भाई। उसी प्रकार से अगर ये ना हो, यानी कि हमारे जैसे युवा ना हो, तो क्या होगा? तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी। यही बात वो कहना चाहता है ना भाई। आगे समझ? बिल्कुल आगे। तो चलिए आगे आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए भाई ये क्या है, इसने कहा है, यानी कि भाई ये तो हो गए जवान और ये हो गए बच्चे। अब भाई कौन सी वाली आयु संरचना बची? भाई जाहिर सी बात है, जब जवान हो गए, बच्चे भी हो गए, बुढ़े ही तो बचे हैं, बुजुर्ग लोग ही तो बचे हैं। तो भाई देखिए क्या है, 59 से अधिक उम्र वाले या वर्ष वाले लोग जो होते हैं वो वृद्ध होते हैं। कौन होते हैं वो? वृद्ध। वृद्ध यानी कि बुजुर्ग होते हैं। और ये जो होते हैं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी योगदान नहीं करते। इनकी अगर इच्छा है तो ये काम कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल भी काम ना करे, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है भाई, ये टॉपिक हमारा हो गया। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लिंगानुपात। भाई लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? भाई लिंगानुपात जाहिर सी बात है, आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये लड़का और लड़की को लेकर के हुआ होगा। क्या है ये? देखिए भाई क्या होता है, यानी कि भाई क्या है ये, अगर 1000 हजार यानी प्रति हजार का मतलब ये है कि 1000। अब अगर जब भी 1000 पुरुष है, उन पर महिलाओं की संख्या, यानी कि उन पर 1000 पुरुष है, मान लो अगर 1000 पुरुष है तो उन पर महिलाएं कितनी है? उन पर महिलाएं कितनी है? इसी को कहा जाता है लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है भाई, लिंगानुपात कहा गया है। यानी कि अगर 1000 पुरुष एक वर्ष में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उसी एक वर्ष में महिलाएं कितनी पैदा हुई हैं, इसी को लिंगानुपात कहा गया है। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या होता है? भाई साक्षरता का मतलब तो पढ़ाई होता है ना, एजुकेटेड लोग ही को तो साक्षरता कहा जाता है। हम कहते हैं भाई हाँ इस बंदे ने बीए कर रखा, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, हाँ इसके पास तो डिग्री नहीं तो अनपढ़ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। पढ़ा लिखा हम किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा उसको कहा जाता है जो किसी भी एक भाषा को पढ़ सके और सही से उसको समझ सके, उसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा या साक्षर कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो चलिए एक बार पढ़ के और बता देते हैं। देखिए भाई, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सके, उसको हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। अब साक्षरता दर किसे कहते हैं? ये तो मैंने बता दी, साक्षरता किसे या साक्षर किसे कहते हैं। अब साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो भाई 2011 की जनगणना के तहत क्या हुआ, भारत की जनसंख्या जो थी वो साक्षरता जो दर थी वो 73% थी। यानी कि अगर आप हम बात करें भारत की साक्षरता दर 2000 किसमें 11 की, 2011 में जनगणना हुई थी। तो 2000 जब 11 में जनगणना हुई तो उस जनगणना के तहत जो भारत था उसमें कितने प्रतिशत जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे?
चलिए शुरू से बता देता हूँ इस टॉपिक को। देखिए क्या था, भारत के अंदर शुरुआत में जो लोग थे वो ज़्यादा अच्छे पढ़ाई में नहीं थे। अच्छे से अच्छी उन्हें पढ़ाई बिल्कुल नहीं, वो पढ़ते तो थे ही नहीं, ज़्यादातर भारत के जो लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई और पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाने लगा, तो इससे क्या हो गया भाई, जब किताबें छपी, अच्छी-अच्छी आधुनिक युग आया, तो इस समय भाई क्या हो गया, जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर गिरने लगे, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। अब देखिए भाई, जब 2011 में जनगणना की गई तो 73%, 100 में से 73% जो लोग थे वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। अब भाई इनमें महिलाएं कितनी थी और इनमें पुरुष कितने थे? 73% में से 80% जो थे वो लड़के ही थे, यानी कि भाई 73 में से इतने परसेंट, यानी कि 73, अगर मान लो 73 है, 73 में से ज्यादातर जो लड़के ही लड़के थे, लड़कियां बहुत कम थी। लड़कियां कितनी थी? लड़कियां थी 64.6% लड़कियां थी, यानी लड़कियां आप देख सकते हो कितना ज्यादा कम हो गया। और अब मेरे ख्याल से साक्षरता दर अगर निकाला गया ना, तो इस समय मेरे ख्याल से लड़कियां ही लड़कों से ज्यादा पढ़ने में तेज हैं, शायद। हाँ, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अब जो लोग हैं वो बेटियों को भी काफी ज्यादा हद तक ही समानता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हद तक, लड़कों से भी ज्यादा उनको समानता अब इस समय में दी जा रही है, ये बात तो हकीकत है। और लड़कियां भी अब बिल्कुल भी पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि लड़कियों के साथ इतना बुरा होता है, तो भैया सोचना बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, उल्टा जरूर कर सकते हो आप इसका। तो चलिए भाई, ये तो थी भाई थोड़ी सी मजाक की बात कर दी थी, इसको बीच में मत लेना, है ना भाई। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, अब क्या है, 2 सेकंड जरा इसको रफ कर देता हूँ। हम्म, तो देखिए भाई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, अब जो 2000 में एक नीति बनाई गई थी, कौन सी नीति थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब ये नीति क्यों बनाई गई, किस चीज के लिए बनाई गई? भाई जाहिर सी बात है, जनसंख्या वाला अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर वही सब कुछ होगा जो जनसंख्या जनसंख्या यानी कि आबादी के हित के लिए किया गया होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए भाई पढ़ते हैं, इस बात को बस माइंड में सेटअप करके रखिए कि भाई हाँ, जनसंख्या के हित के लिए ही कुछ ना कुछ कार्य किए गए हैं। अब कौन कौन से कार्य हैं वो सुन लो। पहला कार्य, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क, निःशुल्क का क्या मतलब होता है? निःशुल्क का मतलब होता है मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। जितने भी लोग हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उन सभी बच्चों को क्या किया जाएगा? फ्री पढ़ाया जाएगा। कोई भी उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी रुपए बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे, फ्री पढ़ाया जाएगा। और आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि ज्यादातर जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, सभी को 12वीं तक फ्री पढ़ाया जाता है, ये बात हकीकत है। हाँ, वो बात अलग है कि बोर्ड की एक साल में एक बार फीस देनी पड़ती है बोर्ड की, वो बात अलग है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर बच्चों को फ्री ही पढ़ाया जाता है। ये तो बस एग्जाम की फीस ले ली जाती है और उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता, लेकिन उसके बदले में हर साल रुपए भी, फंड भी मिलता है उनको, है ना भाई। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को बचाना। टीका जो है, बच्चों को जो टीका लगता है, तो उस टीके से कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। उस बीमारियों से बच्चों को बचाना भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। और क्या इस नीति का कार्य रहा है? लड़कियों की शादी की जो उम्र है, एज जो है, उसको बढ़ा देना। यानी कि जो लड़कियां हैं उनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती है। आपने कभी भी ये बात नोटिस की होगी या कभी भी ये बात देखी होगी कि जितने भी बड़े-बड़े जो लोग हैं, बड़े-बड़े पहले प्राचीन काल में क्या होता था कि जितने भी लड़के होते थे, उनकी आयु 30-30 होती थी, 35-35 भी होती थी, यहाँ तक कि 40 या 50 भी होती थी। लेकिन जो लड़कियां होती थी 12, 13, 14, 15, ऐसे इस प्रकार से जो लड़कियां होती थी, उनकी शादी बहुत ही ज्यादा बचपन में इतने ज्यादा उम्र वाले लड़की से कर दी जाती थी। ये बिल्कुल गलत था। तो इस पर रोकथाम लगाना भी इसकी एक नीति थी, इसका एक कार्य था, ठीक है। और परिवहन नियोजन के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करना। परिवहन नियोजन, इसका मतलब भाई ये है कि परिवहन, परिवहन का भाई मतलब होता है एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो रास्ते हुआ करते थे ना, उनके उनको एक निश्चित ढंग से बनाना है। हाँ भाई, जैसे भाई मान लो ये दिल्ली है और ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक की जो रोडें हैं टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी पहले, लेकिन अब एक नीतिगत ढांचा बनाया गया है कि हाँ भाई ये सड़कें हैं और ये सिर्फ इनके लिए आने जाने के लिए ही बनाई गई है, और बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल तरीके से, मस्त तरीके से बनाई गई है, सुविधाजनक बनाई गई है। इसी को कहा गया है कि परिवहन के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करना भी इस वाली नीति का उद्देश्य रहा है। इस नीति के तहत किशोरों पर
बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि ये जो नीति बनाई गई है ना, इस नीति का एक और उद्देश्य रहा है क्या, कि भाई जितने भी हमारे देश के अंदर जो नौजवान हैं, जितने भी यंग लोग हैं, किशोर हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये भी इस वाली नीति का एक महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा या उद्देश्य रहा है। ठीक है भाई, अब एक और पॉइंट, किसी देश की समृद्धि में उस देश की जनसंख्या का बहुत ही जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई देखो क्या है कि अगर हमारा देश है, अगर हमारा भारत देश है, या कोई भी देश, मान लो एक कोई देश है, तो भाई ये देश अगर विकास कर रहा है, तो इसके विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? भाई जाहिर सी बात है, इसके विकास में इसके अंदर रहने वाले लोगों ने ही तो अहम भूमिका निभाई है। अगर भाई मान लो एक घर है और उस घर के अंदर लोग रह रहे हैं और वो कुछ करते ही नहीं, तो घर कैसे समृद्ध हो जाएगा? घर कैसे ज्यादा से ज्यादा तरक्की तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो भाई उसी प्रकार से जब एक देश के नागरिक जो हैं वो अपने लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने देश को ऊपर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी भाई उसका जो देश है वो समृद्ध हो पाता है। तो भाई एक देश की समृद्धि में उसकी देश की आबादी की जनसंख्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है भाई, और इसलिए इसके स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये भी इस वाले नीति का कहना था कि भाई हमारी देश की जो जनसंख्या है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर और उनकी शिक्षा पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा आबादी समृद्ध रहेगी, यानी कि आबादी अगर हेल्दी रहेगी, शिक्षित रहेगी, तभी तो हमारा देश तरक्की कर पाएगा। अगर वो ही शिक्षित नहीं है, वही निठल्ली है पूरी पूरी, तो वो क्या कर लेगी यार, है ना भाई। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आपको फिर भी ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, ये हमारे आज का लास्ट का टॉपिक था और यहाँ के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और हाँ, मैं और भी कई सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो और आगे भी बनाने वाला हूँ, 11th 12th की भी बनाने वाला हूँ जल्दी ही से अगली वीडियो में। आज के लिए जय श्री राम।